हाँ चलो तो अपन फटाफट जो है एक नया चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। अब सुन लो पहले क्या है ये नीट में है, नीट में ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये होता है, ये थ्योरेटिकल है। दूसरा आईआईटी मेंस में होता है, आईआईटी एडवांस में नहीं होता। अबे सही, स्कूल में रहता है, नीट में रहता है, आईआईटी मेंस में रहता है, बट एडवांस में नहीं होता, ठीक है। तो ये चैप्टर है दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तुम्हें पता है कि अर्थ के अंदर एक्चुअली अर्थ क्या करता है, अर्थ रोटेट करते रहता है ना। अर्थ का क्या होगा, अब हम अर्थ का पहले फिगर बना रहे, तुमको जो पढ़ाने जा रही बता। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसका अपना एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अबाउट अर्थ जो है घूमता रहता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। जिसके अबाउट एक्सिस है ना, रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये अर्थ होता है। अब अर्थ के अंदर क्या है कि मोल्टन मेटल है, ठीक है। तो मेटल घूमता रहता है, तो मेटल के घूमने के कारण, ठीक है, ये जो इसके अंदर मोल्टन मेटल है उसके घूमने के कारण अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता है कि ये जो परमानेंट, ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। बट हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। एक्चुअल में जो मैग्नेट होता है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्थ का निकलता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलता है हर जगह से, समझ में आया, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलता और यहाँ पे आके इंटर करता, समझ गए। वैसे ही यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और हर जगह से आके इधर से इंटर करेगा। तो जहां से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जहां से इंटर करता है हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि अपना कंपास जो होगा, जो मैग्नेट होगा, वो इसी लाइन के लॉन्ग अलाइन हो जाता है, समझ में आ। ये दोनों जो है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। ये जो मैग्नेट से पास करता हुआ एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, समझ में आया। एक्चुअल में मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर होता है, साउथ पोल इधर होता है, बट हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर बोलते हैं और मैग्नेटिक साउथ पोल इधर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या। अब ये दोनों जो एक्सिस है, एक तो अर्थ का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये हमारा जो लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस के बीच, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बाद अर्थ घूमता है, और मैग्नेटिक एक्सिस कुछ ऐसा है, इन दोनों एक्सिस के बीच एक एंगल होता है, दिस नई एंगल होता है, ये एंगल जो है 11.2, ठीक है। ये एंगल ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है। इन दोनों एक्सिस के बीच जो है एंगल 11.2 डिग्री, और ये एंगल क्या होता है, समय के हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि रोटेशन के कारण ये मोल्टन मेटल अपना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करता रहता है। तो ये एक्सिस, ये जो एंगल है, समय के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और कभी ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ। ये करीब करीब 10,000 साल में अपना डायरेक्शन चेंज करता, समझ में आ। ये जो मोल्टन मेटल है ये रोटेट करते करते, ठीक है, अपना रोटेट करते करते डायरेक्शन चेंज करता रहता है। आज के दिन में ये 10-20 साल में नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। अगले 10,000 साल में ऐसा प्रेडिक्टेड है कि ये जो एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल घिसकते घिसकते यहाँ आ जाएगा, समझ में। 180 डिग्री को घूमने में करीब करीब 10,000 साल। सर ये निकाला कैसे होगा, सर ये निकाला कैसे होगा। निकाला होगा बुद्धिमानों ने, समझ में आ। मैग्नेट रख दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा, मैग्नेट रख के ये सब निकाले, ये सब एक्सपेरिमेंट है। ये एंगल वेंगल निकल जाता है डीप सर्कल से, वो अपना हेडेक नहीं पे निकाला कैसे होगा, गधा कहीं का, धरती में घुस के देखा होगा मैग्नेट, समझ में आया क्या, ठीक है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला, सही। आज के दिन में ये एंगल जो है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बीच एंगल 11.2 डिग्री है, ये तुम्हें याद रखना। सर पर ये तो बढ़ रहा है, तो अपन
एग्जाम में क्या टिक करें? अपन यही बोलेंगे, अगले 1000 साल तक यही रहना, 10,000 साल में चेंज होगा। अपन 1000 साल जिंदा रहेंगे तो बोलेंगे 15 डिग्री हो गया। समझ में आया? 100 साल के लिए इतना ही, हाँ अभी 100 साल 200 साल के लिए इतना ही है। समझ में आया? ये बहुत स्लो हाँ चेंज होता है, 10,000 साल में 180 डिग्री घूमता है। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, एग्जाम में यही लिखेंगे, यही वैल्यू, ये डाटा है आज। ठीक है, समझ गए? अब एक होता है, एक डेफिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखा, पहले तू पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, ये पढ़ लो, ये तुमको एग्जाम में पूछता है, स्कूल में रहता है, पहले इसको पढ़ लो फिर हम समझा देंगे। समझ में आया? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ लो, हम इसका पीडीएफ बना के भी फॉरवर्ड कर देंगे, खाली पढ़ लो, लिखो नहीं, हम पीडीएफ बना के इसको तुमको भेज देंगे। ठीक है, इसी चीज का। ठीक सर है, इसके नोट्स नहीं बनाना है ना? नोट्स मत बनाओ, हम ये जो लिखे हैं नहीं तुमको भेज देंगे पीडीएफ। ठीक है, ठीक है सर। सही, बस पढ़ लो अभी ताकि हम समझा सके। देखो समझा देंगे, इसमें समझ नहीं है, ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ लिए? यस सर। अब देखो हम इसको समझाते हैं क्या होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हम फोटो वोटो लेके बैठे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। समझ गए? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हम पूरा 100% तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा तकलीफ है, मतलब 3 डायमेंशनल है ना, तो बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब एक आदमी मान लो यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई खड़ा है, ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। समझ में आया? ये नॉर्थ पोल है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ। एक आदमी कोई पी पॉइंट पे खड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेन बनाएंगे। ठीक है, अब हम प्लेन किसी और दूसरे रंग से बनाते हैं, हरे रंग से बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेन बनाएंगे जो इस पॉइंट पी से पास करेगा। ठीक है, ये पी पॉइंट से पास करेगा और ये प्लेन, समझ में आया? ये प्लेन है जिसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आ रहा है और ये पॉइंट पी भी आ रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो प्लेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आया क्या? इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्लेन बना ना, जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, समझ में आया क्या? इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये पी पॉइंट से पास करता है। समझ में आया? तुम कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट पी से पास करता हुआ अगर तुमने एक प्लेन बनाया, तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ गए? याद रहेगा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये पी पॉइंट है, इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। सही? अब सही। अब क्या करते हैं कि ये हमारा अर्थ का, ये हमारा नॉर्थ पोल है, किसका? मैग्नेट का। ठीक है, और ये मैग्नेट का क्या रहेगा? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ये एंगल तो 11 डिग्री। अब यहां से अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेन और बनाते हैं। ठीक है, ये प्लेन हम बनाते हैं, कैसे रंग का बना रहे? पीले रंग का बनाते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन और बनाते हैं जो पी पॉइंट से पास करे। ठीक है, जो पी पॉइंट से पास कर, ये बनाना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली, जिसमें कि, ठीक है, ये पी पॉइंट से पास करे और ये जिसमें मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल लाई करे। समझ में आया क्या? ये मैग्नेट का साउथ नॉर्थ, मतलब 2 प्लेन बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे खड़े होंगे। ठीक है, तो यहां से पास करता हुआ एक अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ प्लेन बनाएंगे और एक प्लेन ऐसा बनाएंगे जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, इस वाले प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आया? मेरिडियन। ठीक है, हाँ सर। इन दोनों प्लेन के बीच, ये जैसे ये वाला ग्रीन वाला प्लेन है, ठीक है, जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाला प्लेन है, और ये हमारा ज्योग्राफिकल प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है। ठीक है, ये दोनों प्लेन के बीच जो एंगल होगा, कुछ एंगल होगा ना,
हाँ सर। इन दोनों प्लेन के बीच जो एंगल होगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? ये दोनों प्लेन को के बीच जो एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया? पी पॉइंट से पास करता हुआ दो प्लेन बनाएंगे, पी पॉइंट से दोनों प्लेन पास करेंगे, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल में ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला ग्रीन वाला, और एक मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। समझ में आया क्या? अबे ये वाला प्लेन समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या ये वाला प्लेन बनाएंगे, ये कलर इस पर आ ही नहीं रहा, सही? बस सही ना? ये वाला जो प्लेन हम बनाएंगे तो ये दोनों प्लेन के बीच कुछ ना कुछ एंगल आएगा। समझ में आया? ये वाला जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन के बीच जो एंगल आएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जैसे मान लो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से प्लेन पास कराएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ, ठीक है। ये प्लेन हो गया एक, और एक प्लेन पास कराएंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के बीच। तो ये एंगल जो होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहाँ का अलग अलग जगहों का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग होता है, यहाँ का अलग है, यहाँ का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग है। समझ गए? नहीं मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझ में आ? Geographical meridian at any point is defined as a plane passing through that point, and that plane contain the axis of rotation of the earth. That is called geographical meridian. समझ में आया क्या? यही लिखा हुआ, ये geographical meridian समझ में आया? At any point beyond the earth surface, ठीक है। ये तो छोड़ो, the vertical plane in the direction of longitude, longitude मतलब magnetic axis जहाँ से पास करता हो, or the vertical plane passing through the line joining the geographical north south pole is called geographical meridian। ठीक है, एक है, समझ गए geographical meridian? Yes sir. The angle between geographical meridian and magnetic meridian at any point is called angle of declination at that point। अलग अलग जगहों का एंगल ऑफ डिप, जैसे यहाँ का एंगल कुछ और है, यहाँ का एंगल कुछ और रहेगा, यहाँ का एंगल कुछ और होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके बाद होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसमें समझाना तो बड़ा मुश्किल काम। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का अपना मैग्नेटिक, ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ के सरफेस पे देखो, अब अर्थ में क्या है कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे इंटर करता है और यहाँ से निकलता हर जगह से। इसमें मैग्नेट ऐसे रहता है ना, परमानेंट मैग्नेट ऐसा रहता है रखा हुआ, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मैग्नेटिक साउथ। समझ गए? तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स अलग अलग जगहों पे तुम देखोगे तो लाइंस ऑफ फोर्स अलग अलग तरीके से इंटर करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा। यहाँ पे अगर हम एक कंपास रखते, ठीक है, तो ये कंपास इसके साथ ऐसे अलाइन हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये साउथ पोल आ जाएगा ना? हाँ सर। यस सर। तो ये जो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा, उसी के अलॉन्ग हमारा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, मैग्नेट रखेंगे तो ऐसे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक एंगल बनाएगा, ये एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ पर अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? 0, ठीक है। यहाँ का हॉरिजॉन्टल ये और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? 0। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इंटर करेगा तो परमानेंट मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ? 90 डिग्री। समझ में आया? इक्वेटर पे यहाँ पे मैग्नेट क्या होता है? नीचे की तरफ बेंड होता है, और इस रीजन में मैग्नेट कैसे अलाइन होगा? इस तरह से अलाइन होगा। समझ में आया? ठीक है। तो ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक एंगल, ये जो एंगल ऑफ डिप होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वर्टिकल से नीचे की तरफ होता है। समझ गए? ठीक है। इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे 90 डिग्री होता है। समझ में आया एंगल ऑफ डिप? अरे सही। अब एंगल ऑफ डिप से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का टोटल इस पॉइंट का अगर बात करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा रहेगा भी, ठीक है।
ये जो कहलाता है ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप क्या बोलेंगे, tan डेल्टा या थीटा जो भी बोल लो, इसको थीटा हमने बोल रखा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, BV बाई बी है। ठीक है। एंगल ऑफ डिप अगर पता है तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक अर्थ के सरफेस के पैरेलल, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और एक अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो tan डेल्टा इज BV बाई BH, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज रूट ओवर BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। समझ गए क्या? अब एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही चीज होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दो चीज समझ में आया क्या? इसमें दो ही चीज पढ़ना था। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर है कि दिक्कत है, सब है थ्योरेटिकल, है कुछ नहीं एक्चुअली, बोलो ठीक है? क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कहानी, बस इतना ही है, खत्म हो गया। और का अगला टॉपिक में चलते हैं, चलें? हाँ सर। यस सर। पहला, दूसरा चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं दैट इज कॉल्ड, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी है एक्चुअली सिलेबस में, ठीक है। ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, इसको फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या, ये हम लोग पढ़े थे ना कि एक कॉइल होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कराते हैं, और जब करंट फ्लो करता है तो वो रोटेट करता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूविंग थोड़ा सा बता देते हैं, बेसिक ऑलरेडी बता चुके तुम, ठीक है, बस जरा सा बता, जो टर्म्स है वो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही ना, तो इसमें हम जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इस तरह का होता है। इस तरह का मैग्नेट होने से क्या होता है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, समझ गए? ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करे, ठीक है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, और एंगल इसके हिसाब से चेंज होता है। तो ये फिगर बना नहीं सही, अरे ये समझ में आ रहा है क्या पके जा रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसलिए ज्यादा भारी तुमको नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या होगा कि इस सिलिंड्रिकल रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रेडियल प्रोड्यूस होता है, एक सेंटर पे जाता रहता है, चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब इसमें मान लो हमने एक कॉइल रखा, ठीक है, इसमें हमने एक ऐसा कोई कॉइल रख दिया, तो कॉइल पे क्या होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा इस कॉइल से, ये बना नहीं एक्चुअली, हमेशा ये कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा 90 डिग्री पे। ये कॉइल अगर ज्यादा घूम जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब हमेशा क्या रहेगा, इससे परपेंडिकुलर ही इंटर करेगा, समझ में आया? ये कॉइल में जब भी यहाँ पे अगर एक कॉइल रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये वाला, इस पे बहुत छोटा सा कॉइल रखते हैं यहाँ पे, तो ये समझ रहे हो क्या बक रहे हैं? ये जो कॉइल है, ये जो हमने कॉइल यहाँ पे रखा, अगर एक छोटा सा कॉइल रखें, ये एक छोटा सा कॉइल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। इसको ज्यादा भी रोटेट कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा, मतलब कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए? ठीक है, सो इस पे टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा NIAB, ये हम लोग पढ़े थे, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, बट क्या रहेगा 90 डिग्री। तो टॉर्क इस पे कांस्टेंट टॉर्क लगता है जो कि एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, ठीक है। कॉइल पे टॉर्क हम लोग पढ़े थे ना कि अगर एक कॉइल है तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा NIAB साइन थीटा, बट थीटा क्या रहेगा हमेशा कॉइल से 90 डिग्री, तो ये हमारा टॉर्क इसके ऊपर हमेशा लगेगा। ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट, बाकी नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक के तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। करंट जाता होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा। अब इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, इसके अंदर टॉर्सनल स्प्रिंग ऐसे लगा रहता है। स्प्रिंग क्या करता है, टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू थीटा, जितना ये रोटेट करेगा उतना ज्यादा ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। K इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट, ये देखो थ्योरी है एक्चुअली,
टॉर्क ए ना ये भी रहेगा बिकॉज थीटा इज हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो टॉर्क होता है के इंटू थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, समझ में आया। ये जो टॉर्क होगा दैट इज के इंटू थीटा, कॉइल ज्यादा रोटेट करेगा मतलब स्प्रिंग ज्यादा घूमेगा, ठीक है, बट टॉर्क तो स्प्रिंग पे क्या रहेगा, एन आई ए बी, समझ में आया, ये तो कांस्टेंट टॉर्क रहेगा, ठीक है। के को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, समझ गए, तो समझ गए। हाँ सर। ये थीटा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एंगल है किसका, कॉइल का। भाई करंट अगर आई फ्लो करता है तो कितना ये घूमेगा, ठीक है। सो यहाँ से आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज के बाई एन ए बी इंटू, ठीक है, समझ में आ। ये के बाई एन ए बी को हम लोग बोलते हैं, समझ गए इतना, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है के एन ए बी, के किसका कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है। अब ये जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है के बाई एन ए बी, इसको हम लोग सॉरी ये जो कांस्टेंट होता है के बाई एन ए बी, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, याद कर लेना, ये समझ में आ। इसमें के है टॉर्सनल कांस्टेंट, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न, ए जो है एरिया और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कभी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला तो उसमें घबराना नहीं, इट इज के बाई एन ए बी, के इज टॉर्सनल कांस्टेंट एंड एन ए बी तो तुमको पता ही है, समझ गया, ठीक है। इसमें एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी डिफाइंड है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब फाई मतलब थीटा बाई आई, ठीक है। थीटा बाई आई को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, समझ में आया। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो फाई बाई आई या थीटा बाई आई क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई के, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, है ना। के बाई एन ए बी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, समझ गए क्या। अब के बाई एन ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, के बाई एन ए बी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसी को हम जीसी बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, समझ गए। अब ये करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है वो तो तुम एक्सप्रेशन को देख के बाद समझ सकते हो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, अब है ना, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, है ना, या एरिया बढ़ा दो, सही, या टॉर्सनल कांस्टेंट कम कर दो, समझ गए। सर वो तो कांस्टेंट है ना सर। अब टॉर्सनल कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग दूसरा लगा देंगे, अच्छा ठीक है सर, नया स्प्रिंग लाके लगा देंगे जिसका के अलग हो, कम हो, समझ गए, ठीक है। अगर के कांस्टेंट है तो एन बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न कॉइल का बढ़ा दो, या एरिया बढ़ा दो, बड़ा कॉइल ले लो, या मैग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉन्ग कर दो, समझ में आया क्या, अब ये समझ में आया, हाँ सर। तो ये कहानी गैल्वेनोमीटर का खत्म, अब खत्म हो गया, इतना ही है, ये सब तुमको याद रखना, हमको तो जिंदगी में आज तक याद हुआ नहीं, समझ गए क्या, ये हमको आज तक याद हुआ नहीं, तुमको याद रखना है, समझ गए। तीसरा चीज शुरू करें, थक तो नहीं गए ना, वेरी गुड। अब तीसरा चीज बता दे तुमको, एक और नया चीज खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट और है कुछ नहीं सर, बहुत है, अभी बहुत लिखना भी है, अभी चुपचाप बैठे रहो, आराम करो। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है ना, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता है और साउथ पोल पे इंटर करता, भी थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है। ये हमारा होता है मैग्नेट, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, जो तुमको ऑलरेडी बता दिए, ये मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ में बताए थे ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने जो लाइन जाता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब मान लो ये स्ट्रेट मैग्नेट है तो मैग्नेटिक एक्सिस ऐसा रहेगा, अगर मैग्नेट को ऐसे मोड़ दें, इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट,
तो इसका नॉर्थ पोल यहाँ रहेगा, साउथ पोल यहाँ रहेगा, तो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ता हुआ जो लाइन जाएगा वो मैग्नेटिक एक्सिस इसका ऐसा रहेगा। समझ में आया? इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ को हम प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पोल स्ट्रेंथ, जैसे चार्ज होता है ना, वैसे ही इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को, ठीक है, इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्थ पोल के लिए प्लस m और साउथ पोल के लिए माइनस m होता है। समझ? ठीक है, अरे सही। ये पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है कि हम मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग बनाए हैं या किस मटेरियल से बना हुआ है या कितना बड़ा मैग्नेट है उस पर डिपेंड करता है। ये m जो है मैग्नेट के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये समझ रहे हो तुम? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्यादा मोटा मैग्नेट होगा तो ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। समझ में आ? किस तरह से इसको मैग्नेटाइज किया गया है, मतलब मैग्नेट कैसे बनाया गया उस पर डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग बना गया। तो एक मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल को प्लस m और साउथ पोल को माइनस m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट देखो क्या होता है। जैसे ये मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, सही, इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। समझ में आया? अब इसके अंदर जो पोल होता है, यहाँ पे माइनस m रहता है और यहाँ पे प्लस m रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसका पोल थोड़ा सा अंदर होता है, तो ये पोल के बीच जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं L इफेक्टिव। समझ में आया? मैग्नेटिक पोल जो होता है इस मैग्नेट के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? yes, और हमेशा एक मैग्नेट का L इफेक्टिव बाई L ज्योमेट्रिकल हमेशा जो होता है 0.84 होता है। समझ गए? ठीक है, और एक मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं m, जिसको हम लोग ऑलरेडी बोलते थे म्यू। समझ में आया? तो m है दैट इज m इंटू L इफेक्टिव। समझ में आया? पोल इसको बोलते हैं, m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इंटू L इफेक्टिव। ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं, ज्योमेट्रिकल लेंथ और L इफेक्टिव के बीच हमेशा ये रिलेशन रहता है। मतलब L इफेक्टिव जो दोनों, L इफेक्टिव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मोमेंट रहेगा, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, उसके बीच का सेपरेशन। और ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का लेंथ। समझ गए? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं m को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? ये सब रटन विद्या है, याद रख। अब सही। अब ये जो हुआ m, अब हम मैग्नेट को m मैग्नेट न दिखा करके हम एक ऐसा इसको डाइपोल जैसा दिखाएंगे। जैसे हम लोग माइनस q और प्लस q को क्या दिखाते हैं? हाँ सर, ऐसे दिखाते थे, ये हम लोग बोलते थे। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने को देखना है। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल m है, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा r डिस्टेंस दूर, r या d जो भी है, ठीक है, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस को एंड ऑन पोजीशन। ये होता है म्यू नॉट 2 म्यू नॉट m बाई, है ना, 4 पाई। ठीक है, ये क्या रहे? 4 पाई r क्यूब। समझ में आ? 2 म्यू नॉट m बाई 4 पाई r क्यूब। ये 4 है भाई, गलती से लिख गया। सही? अब सही। इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो होता है कि ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई डी क्यूब। ये 2 हट जाए। वहां पर भी होता था ना 2 k p बाई r क्यूब,
और एक में होता था KP/RQ, याद आया? एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था, याद आया? तो सारा चीज वही है, बस म्यू कांस्टेंट k के जगह पे μ0/4π, ये हमारा k हो गया। m हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। m रिप्रेजेंट्स द कैपिटल M जो है पोल स्ट्रेंथ इनटू L इफेक्टिव है, ठीक है, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। सो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक डायमैग्नेटिक एक्सिस पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2μ0m/4πRQ, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है μ0m/4πRQ। समझ में आया? अबे सही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। अबे सही, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना बोल करके इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, और इधर को बोलते हैं एक्सिस को बोलते हैं हेड ऑन पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है? बेहोशी चाह रहा, हमको तो बेहोशी छाता है सब पढ़ाने। यस सर। हाँ सर। अब इसमें एक जनरल पॉइंट का बताते हैं। मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, इसके कारण अगर तुम्हें कहीं यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना थीटा एंगल पे r डिस्टेंस, तो कुछ नहीं करना है, इस मैग्नेट का एक कंपोनेंट m1 ले लेना। m1 क्या हो जाएगा? m cos थीटा, और एक डाइपोल लेना क्या? m sin थीटा। सही। तो इसके कारण तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? 2m1 क्या करे भूलोगा सर μ0 4π/4πRQ, और इसके कारण क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा m2 μ0/4πRQ। m1 पता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लेना B टोटल। अब सही ना, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल का होता है वैसे ही पूरा है ही, सही, बस डाइपोल मोमेंट के जगह पे यहाँ पे m रखना, सही, और k की जगह पे μ0/4π रखना है। समझ गए क्या? ठीक है, यस सर। सही। तो ये 3 चीज तुमको पढ़ा दी। अभी और बचा हुआ है थोड़ा, 1 2 चीज और बचा हुआ है। क्या चाहते हो? आज ही मरना चाहते हो कि कल परसों? है परसों। थक गए ना, पक गए ना? 2 ही चीज बचा है, बस एक क्लास और लगेगा, ठीक है। तो हम इसका नोट्स भी तुमको भेज देंगे, नोट्स लिखने का जरूरत नहीं। अब हमको बताना पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी, सही। तो एक क्लास के बाद अगले क्लास से मंडे से ट्यूसडे से अपन ऑप्टिक्स चालू करेंगे, समझ गया? हाँ सर। चलो तो आज इतने रखते, पढ़ाने में मजा भी नहीं आता, ठीक है। एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो।